नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। आज बड़ा ही पवित्र दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती है और महात्मा गांधी जिन्हें हम अक्सर बापू से पुकारा करते हैं, उनका जन्मदिन है। जहां बापू की भूमिका भारतीय राजनीति में आज़ादी से पहले निर्णायक रही थी, ठीक वैसे ही हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका आज़ादी के तुरंत बाद, जो देश संकट में फंस गया था और 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ, उसमें इनकी भूमिका निर्णायक रही। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की हम 2 तरह से चर्चा करेंगे। एक तो महात्मा गांधी की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को आज़ादी दिलाने के क्रम में रही, वहीं उनकी भूमिका दूसरी तरफ भारत के समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने के लिए लोगों में चेतना जागृत करने में भी रही। तो उनकी जो आंदोलन रही उस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, लेकिन हमारा आज का मुख्य जो बात करने का मुद्दा है और मकसद है वो है कि गांधी जी के विभिन्न विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। पहले हम चर्चा करते हैं कि उनके द्वारा जो योगदान है भारतीय राजनीति में, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन में, वो कौन कौन से रही। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि गांधी जी की जन्म गुजरात में हुआ और उसके बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में गए और वहाँ से वो बैरिस्टर बन के आते हैं भारत में, और वो एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका भले ही वो एक केस के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहाँ जब वो भारतीयों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को देखा तो वो लड़ाई सड़कों पर भी लड़ने लगे। अर्थात जो गांधी जी कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से गए थे, वो वहाँ सड़कों पर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने लगे। और वहीं पर उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया था और वो था सत्याग्रह का प्रयोग। सत्याग्रह का प्रयोग पूरे दुनिया में बड़ी चर्चित हुई और गांधी इसके बहाने भी और इसके मुद्दे पर भी लोगों के बीच आए और भारत में भी उनकी लोकप्रियता ज़बरदस्त हुई। फिर वहाँ से सफलता पाकर जब 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं, भारत में गांधी जी आने के बाद वो डायरेक्ट राजनीति में नहीं आते हैं, बल्कि वो भारत में विभिन्न हिस्सों में वो अध्ययन करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी, जहाँ रहकर वो संरचनात्मक कार्य में संलग्न रहे। फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण के एक स्थानीय नेता थे, वो भारत में नील की खेती से संबंधित यहाँ पर किसानों में जो 3 कठिया जो प्रणाली थी, उससे किसानों के साथ जो समस्या थी, उनका शोषण हो रहा था, इस मुद्दे पर गांधी जी को उन्होंने अवगत कराया। और इसके बाद फिर चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम और सफल प्रयोग किया। गांधी जी चंपारण के माध्यम से अंग्रेज़ों को यह संकेत दे दिए थे कि अब युग बदलने वाला है और अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में किया जाने वाला शोषण के विरुद्ध अब एक महाआंदोलन की शुरुआत होने वाली है। और चंपारण ही वो पहला स्थान रहा जहां गांधी जी भारत में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद, ये 3 उन्होंने क्षेत्रीय आंदोलन किया और इस आंदोलन से गांधी की लोकप्रियता में एक वृद्धि हुई और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग आया, सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए संकल्पना करना और उसके लिए हमें लड़ना, सच्चाई का संकल्प। अहिंसा मतलब जो युद्ध होगा उसमें हिंसा नहीं की जाएगी, उसमें फिजिकल या शरीर का बल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि मन के बल का प्रयोग होगा, आत्मा के बल प्रयोग होगा। मैं आत्मा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांधी जी ने अपने विचारों में आत्मा का प्रयोग किए हैं, वो अहिंसा का प्रयोग किए हैं। हम उस पर भी आते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी जहाँ 3 क्षेत्रीय आंदोलन, जिसमें बिहार से लेकर गुजरात तक, और फिर 3 राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये महत्वपूर्ण उनका आंदोलन रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से वो भारत के जीत सुनिश्चित किए और भारत के जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक रही।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी जितने भी आंदोलन थे भारत में, वो आंदोलन राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक भी आंदोलन रहे हैं। वो हर आंदोलन के बीच में एक विराम लेते हैं और इस नीति को संघर्ष विराम संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर लंबे समय तक जारी रखा जाए तो उसमें शामिल होने वाले लोगों की ऊर्जा में कमी आएगी और ये आंदोलन शिथिल हो जाएगा। इसी से बचने के लिए गांधी जी बीच बीच में संघर्ष विराम संघर्ष मतलब विराम लेते थे, ताकि अपनी जो शक्ति है उसको फिर से स्टोर किया जाए और दुगना शक्ति के साथ अगले आंदोलन में लड़ा जाए। तो गांधी जी एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, और आपको पता है कि भले ही हिंसात्मक दिखने में बड़ा साधारण सा लग रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ी जैसे साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इस संदर्भ में कई अंग्रेज़ी विद्वान लेख और किताबें भी लिख चुके हैं। चर्चिल, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाया था, जीत में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, बहुत बहादुर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो भी महात्मा गांधी से भयभीत और डरा हुआ होता था। और एक बार तो उसने कहा था कि ये गांधी मरेगा कब, मतलब इनके आंदोलन से इतना वो सब झल्ला जाते थे, इतनी गांधी की जो अहिंसावादी आंदोलन में इतनी शक्ति थी। गांधी जी की एक तो हम राजनीतिक उनके हम देख रहे हैं, विभिन्न जगह उन्होंने आंदोलन किया, उसके लिए उन्होंने जेल भी गए, और सबसे बड़ी जो इनकी भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में वो रही कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जहां कुछ ही लोगों तक सीमित था और जहां कांग्रेस शहर तक सीमित थी, शहरों तक ही सीमित थी, वहीं गांधी जी कांग्रेस को भारतीय जनमानस तक पहुंचा देते हैं। और चूँकि अहिंसा इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, तो सभी वर्गों के लोगों के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी इस आंदोलन में भाग लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा से ही युद्ध करना है। तो किसी के लिए भी समस्या नहीं रह जाता है इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। गांव-गांव तक इस आंदोलन से लोगों को वो जोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो संरचनात्मक काम करते हैं। भारत में दलितों की स्थिति के सुधार की दिशा में भी उन्होंने काम किया। भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी उन्होंने काम किया। भारत में जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी धार्मिक तत्व के विरुद्ध भी वो खुलकर बोले और संरचनात्मक काम भी किए। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया और वो आत्मा की शुद्धता पर बल देते हैं। उनका एक सबसे बड़ा विश्वास रहता है हृदय परिवर्तन, और वो अंग्रेज़ों के प्रति भी इसका उपयोग करते हैं और भारत में रह रहे लोगों के प्रति भी इसका उपयोग करते हैं। अंबेडकर और गांधी के बीच विचारों में मूलतः यही अंतर है कि अंबेडकर जहाँ उग्र हो जाते हैं विचारों में, और वो कहते हैं कि दलितों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए या फिर दलित हिंदू से अलग धर्म में चले जाएं तभी इनका कल्याण होगा। वहीं गांधी जी कहते हैं कि नहीं, इससे वैमनस्यता और फैलेगी और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, और वे छुआछूत जैसी कुरीति को दूर करने के लिए वो हृदय परिवर्तन पर बल देते हैं और सवर्णों के बीच वो हृदय परिवर्तन कराना चाहते हैं। हृदय परिवर्तन से अर्थ है आत्मा की शुद्धता। महात्मा गांधी के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश है, अर्थात हर आदमी में ईश्वर का अंश है, आत्मा है। और आपको पता है कि जो ईश्वर होते हैं वो ईश्वर दयावान होते हैं, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है। तो उनके कहने का मतलब है कि आदमी जन्म से बेहतर होता है और जन्म से न तो कठोर है न तो अपराधी है, और इसीलिए मनुष्य में और व्यक्ति में कोई दोष नहीं है। तो आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा में दोष नहीं होता, और इसी आत्मा को शुद्धिकरण करना है, और इसी को उन्होंने कहा है हृदय परिवर्तन। यह आत्मा में कई तरह के, उनका कहना है कि जो आत्मा है वो आत्मा हमारा दिग्भ्रमित हो गया है और आत्मा दूषित हो चुका है। दूषित का मतलब इसमें क्रोध आ गया है हमारे अंदर, अहंकार आ गया है, घृणा आ गया है, यही पाप है। और इससे उबारा होने के लिए हमें हृदय परिवर्तन करना होगा, और उसके लिए सबसे जो बढ़िया मार्ग है वो सत्याग्रह है। सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हम अपने आत्मा को या दूसरों के आत्मा को भी जगाते हैं। जैसे अगर ब्रिटिश हम पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम
सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ बैठना ही नहीं, सिर्फ धरना ही देना नहीं होता है। सत्याग्रह का मतलब होता है असहयोग करना, सत्याग्रह का मतलब होता है आंदोलन भी करना, सत्याग्रह का मतलब होता है धरना प्रदर्शन भी करना। तो सत्याग्रह और अहिंसा का सहारा लेना, तो इसके माध्यम से हम उनके अंदर भी, चूँकि उनके अंदर भी आत्मा है, तो उनके अंदर भी हम करुणा जगा सकते हैं, उनके अंदर भी हम दया जगा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस समय साम्राज्यवादी ताकत हमारे यहाँ, अगर हम बात करें हथियारों से, तो उस तरह से बल प्रयोग से हमसे वो मजबूत थे। तो उस पर्सपेक्टिव में भी ये गांधी जी का विचार सबसे फिट बैठता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप उदाहरण लीजिए कि जहां भारत के आंदोलनकारी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ रहे थे, आंदोलनकारी लाइन में खड़े होकर कानून तोड़ने जाते थे और अंग्रेज लाठी से पीटते थे। और जो आंदोलनकारी थे वो गांधी के निर्देश पर वो चुपचाप जाते थे, नमक तोड़ने का प्रयास करते थे और उनके सर पर अंग्रेज, उनके शरीर पर अंग्रेज लाठी का प्रहार करते थे और आराम से प्रहार सहते थे। सहने के बाद आगे बढ़ते थे और वहीं कांग्रेस की एक वहाँ पे काम करने वाली लोग नर्सेस वगैरह थे या फिर जो एक तरह से हेल्थ वर्कर उनका आप कहिए वो थे, वो जाकर के फर्स्ट एड दिया करते थे और उपचार किया करते थे। तो एक एक करके आंदोलनकारी, नमक तोड़ने वाले एक एक करके आगे आते थे, अंग्रेज़ के लाठी से मार खाते थे और मार खा कर फिर शिविर में जाते थे और शिविर में उनका कांग्रेस के ही अपने लोग इलाज कर रहे होते थे। इस घटना पर विश्व में क्रांति हुई थी और विश्व के हर कोने से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लेख लिखा गया था, किताबों में आर्टिकल छपा था और उस पर और अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव भी बना था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस बात के लिए चिंतित भी हुए थे और इसके संदर्भ में उन्होंने भारत में अपने अंग्रेजी अफसर से बात भी किए थे। लेकिन एक भी हिंसा का उदाहरण भारत के आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं मिल पाया। यही कारण था कि वो लोग विवश हो गए। और इस तरीके से भारत में आप देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा इस तरीके से चैलेंज दिया गया अंग्रेज़ों को और कहा गया कि अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़ी समस्या गांधी आई थी और वो लोग गांधी से सबसे अधिक परेशान भी रहते थे। तो हम अगर वर्तमान में हम बात अगर करें कि गांधी के कौन से वैसे सीख थी या उनके कौन से ऐसे विचार थे जो वर्तमान युग के लिए और इस समय के लिए प्रासंगिक हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे अभी वर्तमान में जो आत्मनिर्भर भारत का नारा जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, तो गांधी जी के अब स्वरोजगार उनका भी अभियान था, स्वदेशी पर बल देते थे और वो लघु और कुटीर उद्योग पर हमेशा फोकस करते थे और वो भारी मशीन उद्योग के हमेशा आलोचक रहे हैं। और इसी मुद्दे पर नेहरू और गांधी में विवाद भी था, क्योंकि नेहरू भारी उद्योग मशीन के पक्षधर थे जबकि गांधी लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। उन्होंने हालांकि जातिवाद और रूढ़िवाद, छुआछूत के विरुद्ध गांधी जी हमेशा रहे, इस दिशा में प्रयास भी किए, लेकिन वो उस जातिगत व्यवसाय के हमेशा पक्षधर रहे और उनका कहना था कि लघु और कुटीर उद्योग पर भारत में एक परंपरा चली आ रही है, एक संरचना बना हुआ है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। दूसरी जो गांधी जी के सबसे बड़ी बात थी वो शराबबंदी, और हर अपने आंदोलन में वो सामाजिक बुराइयों को उठाते थे, जिसमें शराबबंदी पर भी उन्होंने खुलकर बोला था और इसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन भी दिया था शराब दुकानों के सामने। वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी की घोषणा भी हम उसी संदर्भ में देख सकते हैं, या वर्तमान में यह एक सामाजिक बुराई भी है। दूसरी अगला हम देख सकते हैं पंचायती राज। गांधी जी के अनुसार उनका कहना था कि रियल इंडिया लिव्स इन विलेज, मतलब जो ओरिजिनल भारत है, असली भारत है, वो गांव में ही रहता है। इसीलिए उनका कहना था कि गांव को सशक्त बनाना है और जो लोकतंत्र है वो गांव तक जाना चाहिए। और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके वो सबसे बड़े पक्षधर थे। भारत में जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 फिर 93 में इन्फोर्स हुआ, उसके बाद से भारत में ग्रामीण स्तर पर विकास की गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और देखने को मिला भी है। दूसरी, आगे हम अगर गांधी जी के विचारों को देखना चाहें तो स्वच्छता। गांधी जी हमेशा स्वच्छता की बात किया करते थे और वर्तमान संदर्भ में भी हम देखेंगे कि हर जगह स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है और यह कहीं ना कहीं आज आप पॉल्यूशन देखेंगे या ग्लोबल स्तर पर इसकी रैंकिंग निकाली जा रही है,
गांधी जी पर्यावरण के बारे में स्पष्ट कहे थे। गांधी जी ने कहा था कि पर्यावरण के पास संसाधन उतना ही संसाधन तो है, लेकिन अगर हम अपने लोभ के कारण ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, ज़्यादा हनन करने लगे, तो हमारे सामने प्राकृतिक संसाधन कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि प्रकृति के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, लेकिन गांधी जी ने उसी समय चेता दिया था कि ऐसी बात नहीं है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, बल्कि हमारे इस्तेमाल करने लायक ही हैं। अगर हम अपने लोभ कारण ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे तो हमारे लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। और आज गांधी जी की बात ही पूरे विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण के रूप में बना हुआ है। अगला जो हम देखेंगे, गांधी जी का कहना था राम राज्य। गांधी जी मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे और धर्म पे विश्वास भी करते थे, और उन्होंने अपने आंदोलन में धर्म का सहारा भी लिया। लेकिन धर्म का सहारा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो धर्म के नाम पर राज्य का निर्माण चाहते थे। गांधी जी भी अपने दृष्टिकोण में उतने ही धर्मनिरपेक्ष थे जितने के बाकी उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता थे। गांधी जी का राम राज्य का मतलब यह था, राम का मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर का राज या धर्म का राज। धर्म राज या ईश्वर के राज का मतलब यह होता है जहाँ किसी भी तरह की बुराइयां न हो। तो गांधी जी जहाँ बात कर रहे थे कि आत्मा के शुद्धिकरण, तो आत्मा पर अगर कई तरह के पापों का घेरा हो चुका है या आत्मा दूषित हो गया है, और अगर आत्मा को हम शुद्धिकरण करेंगे तो चूंकि आत्मा ईश्वर का ही रूप है, तो आत्मा ईश्वर के रूप में हो जाएगा। और यहाँ जितने भी लोग रहने वाले हैं, जो आत्मा है जिनके अंदर, वो सब ईश्वर के समान हो जाएंगे, और उस तरीके से भारत में ईश्वर का शासन हो जाएगा। तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। यह संकल्पना थी, यही दर्शन था गांधी जी का। एक बात और, गांधी जी ने कहा था कि अपना काम स्वयं करें। साबरमती आश्रम जो स्थापित था गुजरात में, उसमें यह नियम था कि उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपना काम स्वयं करते थे, और समय रूटीन होता था जिससे शौचालय भी साफ किया जाता था। गांधी जी की पत्नी ने एक बार विरोध भी किया था कि हम शौचालय खुद से नहीं साफ करेंगे, लेकिन गांधी जी ने लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अपनी किताब में उन्होंने लिखा भी इस बात को, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो रूटीन है, मुझे भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। तो गांधी जी सफाई पर ध्यान देते थे, सफाई, स्वच्छता के साथ आत्मनिर्भरता। उन्होंने चरखा और सूत काटने जैसे संरचनात्मक काम में काम किया और लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित किया। आज वर्तमान समय में पेंडेमिक में खास करके लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में गांधी जी की सीख हमेशा प्रासंगिक दिखती है। कोई भी विचार जब किसी एक कालखंड में प्रासंगिक होता है तो उसे हम महान विचार कहते हैं, लेकिन कोई भी विचार जब युगों तक और विभिन्न समय में अगर वो प्रासंगिक रहता है तो उस विचार को हम महानतम कहते हैं। और यही कारण है कि गांधी जी के विचार को हम महान नहीं बल्कि महानतम कहते हैं। आप सभी को गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई। नमस्कार।